हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये वर्ड फ्रीक्वेंटली आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे और बैंक्स के केस में ये वर्ड तो बहुत ही फ्रीक्वेंट है। एनपीए जब बढ़ता जाता है तो बहुत ही डेट्रीमेंटल सिचुएशन हो जाती है इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलरली। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है क्या, इस वीडियो में हमने समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तीन वर्ड इसके बारे में बहुत कुछ समराइज करते हैं। सबसे पहला जो इसमें सिनेरियो है वो सिनेरियो है एसेट का। एसेट को डिफाइन करना है कि एसेट होती क्या है, बैंक्स के केस में इन पर्टिकुलर और एसेट इन जनरल क्या होती है। अब जब एसेट को हम डिफाइन कर लेंगे तो ये हम समझेंगे कि एसेट परफॉर्मिंग कब होगी और एसेट नॉन परफॉर्मिंग कब होगी। एसेट की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी बैंक्स के केस में इंटरेस्ट सर्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट आती रहेगी तो इंटरेस्ट परफॉर्मिंग कहलाएगी और अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाएगी। तो इस वीडियो में जो सीक्वेंस ऑफ स्टडी रहेगा वो इसी तरह रहेगा कि सबसे पहले हम एसेट समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एसेट समझेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि बैंक किस किस तरह के लोन करता है। क्योंकि देखिए, आप जो एनपी की डेफिनेशंस है वो डेफिनेशन बताती है हमारे को कि अलग अलग टाइप की एसेट पे एनपीए के नॉर्म्स अलग अलग हैं। और ये सारे के सारे नॉर्म जो डिफाइन करता है वो 2022 का सर्कुलर है आरबीआई का, जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं इनकम रिकॉग्निशन के, एसेट क्लासिफिकेशन के और प्रोविजनिंग के। इस वीडियो में हमें एसेट क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी समझेंगे। तो देखिए, एसेट का क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो एनपीए को समझ पाएंगे। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या हैं, व्हाट आर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और डिफरेंट नॉर्म्स क्या होते हैं। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, अलग अलग टाइप ऑफ एसेट के लिए अलग अलग एनपीए नॉर्म्स हैं। तो एसेट को पहले समझना जरूरी है, तभी हम उनका एनपीए नॉर्म समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसमें है कि ड्यू डेट और ओवर ड्यूज क्या होते हैं। देखिए, एनपीए किसी पर्टिकुलर डेट पे होता है। कोई पर्टिकुलर डेट से कुछ डेज तक अगर पेमेंट हमें नहीं मिलती है तो इस तरह से हमारा ड्यूज़ और ओवर ड्यूज़ डिफाइन होता है, ये भी हमने समझना है। और स्ट्रेस्ड अकाउंट और स्पेशल मेंशन अकाउंट हम समझेंगे। कौन से अकाउंट होते हैं जो स्ट्रेस्ड अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, और सिमिलरली स्पेशल मेंशन अकाउंट का कंसेप्ट क्या है। और एक टर्म लोन की पूरी केस स्टडी जिसमें हम सारे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके उसका एनपीए जाने का डेट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एसेट। एसेट होती क्या है। कोई भी एक रिसोर्स है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी इंडिविजुअल के लिए, कॉरपोरेशन के लिए या कंट्री के लिए, जो वो ऑन करता है, कंट्रोल करता है और उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में इससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। जैसे इंडिविजुअल के केस में आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर को चूज़ करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको 6% रिटर्न देगा, 8% रिटर्न देगा या 20% रिटर्न देगा। तो जो आप इस शेयर को अपने पास होल्ड करते हैं ये आपकी एसेट है। सिमिलरली किसी कंपनी या कॉरपोरेशन के केस में कोई टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टॉय बनाती है और इस टॉयज़ को ये फॉर एग्जांपल 5 रुपये में बनाती है और 8 रुपये में बेचती है, तो ये इसकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है इससे प्रॉफिट अर्न करने की। तो बैंक के केस में एसेट कैसे काम करती है ये हम समझते हैं। देखिए, बेसिक ऑफ बैंकिंग क्या बोलता है कि बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग। आपसे कम इंटरेस्ट रेट में, फॉर एग्जांपल 4% इंटरेस्ट रेट में आपसे पैसा लेकर के 8% पे लैंड किया जाता है और जो 4% पे इनकम अर्न की जाती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसको बोलते हैं, तो ये बैंक की इनकम होती है। इस तरह से बैंक की एसेट काम करती हैं, यानी लोन एक बैंक की एसेट होती है और उस एसेट पे वो इनकम इंटरेस्ट के थ्रू जनरेट करता है। अब डिफरेंट टाइप की एसेट होती है बैंक में, मतलब लोन का जो टाइप है वो अलग अलग है। देखिए, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो एक रिवॉल्विंग फैसिलिटी होती है और एक आपकी टर्म लोन की फैसिलिटी होती है। ये रिवॉल्विंग फैसिलिटी क्या होती है कि इसमें से फॉर एग्जांपल कैश, क्रेडिट और ओडी का एग्जांपल आप लीजिए। आप कोई पर्टिकुलर एक लिमिट सैंक्शन होती है आपको, जैसे 2 लाख की लिमिट होगी, आप इसमें 2 लाख रुपये आपने विड्रॉ कर लिए, फिर क्या हुआ, आपको कहीं से 50,000 पेमेंट आ गई, फिर आपने 40,000 विड्रॉ कर लिए, फिर आपने 30,000 डिपॉजिट कर दिए। इस तरह से ये लिमिट चलती रहती है। इसमें से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और इसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और ये हर साल रिन्यूअल होता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कैश क्रेडिट, इसका रिन्यूअल होता है। जो टर्म लोन फैसिलिटी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए पर्सनल लोन या फिर कोई आपका व्हीकल लोन है, आपने
व्हीकल लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। जब आपने फॉर एग्जांपल 8 लाख का व्हीकल लोन ले लिया बैंक से, तो आप उसकी हर मंथ में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल तक आपने पे कर दी, तो आप इसको दोबारा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस अमाउंट को जो आपने पे कर दिया है, ये आपको रीपे करना है, आप इसमें से दोबारा कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें कोई एनुअल रिन्यू का कंसेप्ट भी नहीं होता। तो टर्म लोन इस तरह से काम करते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर एडवांस, एग्रीकल्चर जो एडवांस है वो भी दोनों फॉर्म में दिया जाता है, सीसी और टर्म लोन। जर्नली आप देखते हैं केसीसी लोन्स में ज़्यादा लैंडिंग होती है। टर्म लोन भी होता है कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए। तो एग्रीकल्चर एडवांस, अब इसको बाइफर्केट क्यों किया गया टर्म लोन से अलग? क्योंकि एग्रीकल्चर एडवांस में देखेंगे हम एनपीए के नॉर्म्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया। सिमिलरली बिल परचेज्ड और डिस्काउंटिंग, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस देखेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एसेट हमने समझ लिया, बैंक का एसेट क्या है मेनली वो हमने समझ लिया, और किस किस तरह के लोन बैंक एडवांस करता है वो भी हमने देख लिया। एसेट समझने के बाद नेक्स्ट आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एसेट नॉन परफॉर्मिंग कब कहलाएगी? देखिए, जब तक आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट आ रही थी, या उसकी बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट आ रही थी, आपको प्रिंसिपल मिल रहा था, तो ये आपका एसेट परफॉर्मिंग था। लेकिन जब ये एसेट इनकम जनरेट करना बंद कर दे, व्हेन इट सीजेज टू जनरेट इनकम, इट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन कितने दिन ये इनकम जनरेट जो बंद होगी, वो कितने दिन तक का क्या नॉर्म है, वो सारा का सारा हमें आरबीआई सर्कुलर बताएगा। जैसा कि हमने देखा कि टर्म लोन में एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसमें हमें पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने 30 नवंबर को बैंक से लोन लिया, 30 नवंबर को लोन लिया, नेक्स्ट मंथ की 30 को हमने पे करना है। हम नेक्स्ट मंथ की 30 को इसको पे कर देंगे तो हमारा अकाउंट परफॉर्मिंग रहेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है, अकाउंट को किसी भी अलग कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 30 हमारी तारीख क्रॉस हो जाएगी तो वो अकाउंट हमारा ओवर ड्यू स्टेटस में चला जाएगा। लेकिन जो 30 इटसेल्फ डेट है, 30 तारीख हमारी ड्यू डेट है, मतलब इस दिन हमारे को प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और जो भी चार्जेस हैं वो हमें देने हैं उस पर्टिकुलर डेट में, एज पर दी टर्म्स ऑफ सैंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो वो आपकी हो गई ड्यू डेट। सिमिलरली इस ड्यू डेट को, जो हमारे केस में अभी 30 नवंबर थी, इस ड्यू डेट को अगर आप मिस कर देते हैं तो ये आपकी ओवर ड्यू स्टेटस हो जाती है, यानी 30 तारीख को आपका अकाउंट ओवर ड्यू फ्लैग हो जाएगा, ओवर ड्यू मार्क हो जाएगा। और जैसे ही 30 तारीख क्रॉस हो जाएगी, ये अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा, स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। अब पेमेंट डेट थी 30 तारीख, पेमेंट आपको करनी थी, 30 तारीख को आपने पेमेंट नहीं की और इंटरेस्ट आपका ओवर ड्यू स्टेटस में चला गया, तो यानी आपकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट जो थे ड्यूज पे नहीं किए गए बिफोर द ड्यू डेट, तो आपका अकाउंट स्ट्रेस्ड अकाउंट में चला गया। लेकिन अभी आपका अकाउंट ऐसा नहीं कि एनपीए टर्न हो गया, अभी आपका अकाउंट एक कंसर्न अकाउंट हो गया कि इसको अब बैंक को फॉलोअप स्टार्ट करना पड़ेगा इसकी पेमेंट रिकवरी के लिए। अदरवाइज अगर हमने एक पर्टिकुलर टाइम में इसको रिकवर नहीं किया तो ये अकाउंट एनपीए टर्न हो जाएगा। और वो नॉर्म्स क्या हैं? वो नॉर्म्स ऐसे हैं कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी टर्म लोन का जो केस हमने डिस्कस किया, अगर ये अमाउंट ओवर ड्यू रहता है मोर देन 90 डेज तो आपका अकाउंट स्लिप हो जाएगा एनपीए में। सिमिलरली जो सीसीओडी का केस है, उसके केस में आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में अगर ये अकाउंट चला जाएगा तो आपका अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो जाएगा। इसको हम अलग से विद एग्जांपल सारा समझेंगे। इसमें 4-5 सिनेरियो होते हैं एनपीए स्लिप होने का, वो हम डिस्कशन करेंगे कि आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियोस में। सिमिलरली बिल के केस में जब बिल होता है आपका, वो भी 90 डेज मोर देन अगर आपका ओवरड्यू रहता है तो भी आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। और एग्रीकल्चर एडवांस के केस में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है आपकी क्रॉप सीजन में, यानी आपकी क्रॉप अगर 2 क्रॉप सीजन तक शॉर्ट ड्यूरेशन के केसेस में अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। और 1 क्रॉप सीजन तक ये पैसा नहीं मिलता है, यानी 1 क्रॉप सीजन तक ओवर ड्यू रहता है आपका अकाउंट, तो भी आपका अकाउंट एनपीए स्लिप हो जाएगा। और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के केस में भी 90 डेज है, और जो सरफेजी की ट्रांजैक्शन होती हैं, जो सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजैक्शन होती हैं, उनके केस में भी 90 डेज से अगर आपका मोर देन 90 डेज ओवरड्यू पीरियड रहता है तो वो अकाउंट आपका एनपीए स्लिप हो जाता है। ये सब सिक्योरिटाइजेशन कैसे काम करती है ये हमने
पहले वीडियो में समझा हुआ है, इसका मैं लिंक आई बटन पे आपसे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें है स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आपका अकाउंट ओवर ड्यू डेट पे चला जाता है तो आपका अकाउंट एक स्पेशली मेंशन करना होता है बैंक में, यानी वो अकाउंट आपका स्ट्रेस कैटेगरी में है। अगर 90 डेज तक, जैसे कि टर्म लोन के केस में 90 डेज तक अगर पेमेंट नहीं आती है तो वो अकाउंट आपका एनपीए क्लासीफाई कर दिया जाएगा। इस एसएमए की कैटेगराइजेशन हम विद एग्जांपल अब समझते हैं, एक टर्म लोन का एग्जांपल डिस्कस करके। और इसकी कैटेगराइजेशन, इसकी 3 कैटेगराइजेशन जैसे एसएमए 0, 1, 2, वो भी हमारे को उस एग्जांपल में देख करके क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लिया तो उसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 31/3/2023 को। 31/3/2023 आपकी पेमेंट डेट थी। अब बैंक ने वेट किया कि आप पेमेंट करेंगे, लेकिन बैंक का ईओडी रन हो गया और एंड ऑफ डे जिसको बोलते हैं, वो बैंक का रन हो गया और आपकी कोई पेमेंट नहीं आई। तो ये अकाउंट आपका 31/3/2023 वाली डेट को ही ओवर ड्यू स्टेटस में चला गया। ध्यान रखने वाली बात है कि ओवर ड्यू डेट वही डेट होगी जिस दिन आपको पेमेंट करना था। अगर उस डेट में पेमेंट आ जाती है तो ठीक है, वरना उस डेट की ईओडी के बाद वो अकाउंट आपका ओवर ड्यू स्टेटस में चला जाएगा और फर्स्ट डे ऑफ ओवर ड्यू जो होगा वो होगा 31/3/2023, यानी जिस दिन आपने पेमेंट करनी थी। अब आपका अकाउंट 31/3/2023 से लेकर के 29/4/2023 यानी 30 डेज तक ये अकाउंट एसएमए 0 कैटेगरी में रहेगा। देखिए 30 डेज कैसे होगी, फर्स्ट डेट जो है वो है आपकी 31/3/2023, ये है आपका पहला दिन, और 29 डेज जो हैं वो हैं आपके 29/4/2023। तो ये आपके कुल मिला के 30 डेज हो गए। अब 29 को वेट करेंगे, पेमेंट आ जाएगा तो ठीक है। जैसे ही 29 का ईओडी रन होगा तो ये अकाउंट नेक्स्ट डेट जो आएगी यानी 30/4, जैसे ही ईओडी ख़त्म होगी और नेक्स्ट डेट रन होगी यानी 30/4/2023, इसका 31st डे होगा, यानी पहला डे होगा इसका, और इसकी कैटेगराइजेशन एसएमए 1 हो जाएगी। और ये कितने दिन तक रहेगी, ये रहेगी 31st to 60th डे, ठीक है। और इसमें जो 60th डे होगा वो भी कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम देख चुके हैं कि 30th को पहला डे, और पहला डे 30th को, और 29 डेज मई के 2023। अब 29/5/2023 तक वेट किया, ईओडी रन हुआ। ईओडी जैसे ही रन हुआ 30/5/2023 डेट आ गई, 2023 है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। 30/5/2023 तारीख आई और 61th डे आया, और इस 61th डे में आपका अकाउंट एसएमए 2 कैटेगरी में चला गया। और सबसे रिस्क की कैटेगरी ये होती है, क्योंकि अगर अब भी पेमेंट नहीं आई तो बहुत प्रोबेबिलिटी है ये अकाउंट एनपीए टर्न हो जाए। अब देखिए, अब 30/5 को फर्स्ट डे है हमारा, फर्स्ट डे है, और बचे हुए 29 डेज जो हैं, ये देखिए 30 यानी 28/6/2023, यहाँ से लेकर के हमने 90 डेज कंप्लीट कर लिए, और अब आई तारीख आपकी 29/6/2023। अब देखिए हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हो गए हैं। सबसे पहला दिन 31/3/2023 का था, फर्स्ट डे। उसके बाद अप्रैल में 30 डेज, और अब मई में 30 से लेकर के मई का जो आपका मंथ है वो है 31 डेज़ का। तो यहाँ इसने कंप्लीट कर लिए 31 डेज। तो मई में 31 डेज कंप्लीट हो गए, और 28 तारीख तक ये 90 डेज कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे 90 डेज कंप्लीट हो गए ऑन 28/6/2023। हमने मंथ्स इसमें लिए हैं मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च में 1 डे, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, और जून में 28 डेज तक इसने कंप्लीट कर ली हैं अपने 90 डेज। अब क्या होगा, 29th ऑफ जून आएगी जिसमें बैंक वेट करेगा पेमेंट का। ऊपर हमने डेफिनेशन में समझा था और पढ़ा था कि मोर देन 90 डेज वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो वो मोर देन 91 डेज कैसे काम करता है, अब वो काम करेगा कि 28 तारीख तक इसने 90 डेज अपने कंप्लीट कर लिए, और 90th डे के बाद
29/6/2023 ये पहला डेट है, 91st डेट है ये जो आया है। अब इसमें क्या होगा, बैंक वेट करेगा, आप पेमेंट दे दीजिए। बैंक के पास ईओडी तक आने तक पैसा आ जाता है तो ठीक है, वरना जैसे ही 29/6/2023 की ईओडी रन होगी बैंक की, ये अकाउंट आपका एनपीए स्लिप हो जाएगा। यही क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आरबीआई ने भी दी हुई है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ओवर ड्यू डेट वही होगी जिस दिन आपने पेमेंट करनी थी, इसने क्लियरली समझाया हुआ है। और जो क्लासिफिकेशन जो बोरोवर की होगी वो एंड ऑफ डे पे डिपेंड करेगा, यानी बोरोवर का अकाउंट एंड ऑफ डे के हिसाब से एनपीए होगा। एग्जाम्पल भी इसने दिया हुआ है, जैसे मार्च का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्च में पेमेंट करना था 31 मार्च को, मार्च में पेमेंट नहीं आता है, उसके बाद वो वेट करता है। ऐसे में 1-2 कैटेगरी मैंने आपको सारा बता दिया, और ये वेट करते करते हम पहुंचते हैं 29 जून 2021। 28 को हमारे अकाउंट ने 90 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं, और जैसे ही ये 29 जून 2021 की ईओडी क्रॉस होगी, आपका अकाउंट एनपीए स्लिप हो जाएगा। अब जो इसमें बची हुई चीज़ें बच गई हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस क्या होता है, कि अकाउंट का रेगुलराइजेशन कैसे होगा, फिर अकाउंट में जो इनकम आएगी वो कैसे रिकॉग्नाइज होगी, प्रोविजनिंग के नॉर्म्स क्या है कि अकाउंट एनपीए स्लिप हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसा अपने इनकम स्टेटमेंट में रखना होता है, वो किस तरह से काम करता है वो हम फ्यूचर की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।